नमस्कार, आप देख रहे हैं 2026 का किंग कौन। इशारा साफ है, गोल्ड या सिल्वर। जिस तरह की 2025 में दोनों ही कह सकते हैं प्रीशियस मेटल्स ने दिखाई, उसने लोगों में एक ऑप्टिमिज्म ला दिया, एक आशावादी नजरिया ला दिया। और क्या महीने, क्या दिन, हर दिन गोल्ड और सिल्वर की रैली जो है और वो लोगों को धनवान बनाती रही। अब सवाल उठता है कि क्या 2026 में इसी तरह की रैली जारी रहेगी? क्या जो एक रंग चटक इन दोनों ही मेटल्स का नजर आया है, गोल्ड और सिल्वर का, क्या वो चमक 2026 में बरकरार रहेगी, कम होगी, ज्यादा होगी या फिर आउट परफॉर्म करेगी? इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सामने तमाम डेटा भी रखेंगे, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर ये रैली कहती क्या है। चलिए, तो बात हो रही है गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले यही नहीं, आज के शो में हम गोल्ड सिल्वर ही नहीं, पूरे कमोडिटी मार्केट के तमाम पहलुओं को टटोलेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह का रिटर्न यहां पर नजर आया और आगे क्या आउटलुक हो सकता है। दिग्गज एक्सपर्ट भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया साहब। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास चर्चा में अपना समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा गोल्ड और सिल्वर को फोकस में रखते हैं, रडार पर ले आते हैं गोल्ड और सिल्वर को। गोल्ड और सिल्वर का जो रिटर्न आ रहा है वो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। सोना 80% इस साल 2025 में और चांदी 150%। मतलब रिटर्न का जो दायरा है उसकी कोई सीमा नहीं है और ये साफ तौर पर ये नंबर्स, ये डेटा बताते हुए नजर आ रहे हैं। और सिल्वर की जो पूरी आउट परफॉर्मेंस रही है ना, क्या ही कहने भाई साहब। मतलब आप ये सोचिए कि जिस दिन भी अगर सिल्वर करेक्शन के दौर से भी गुजरा है तो एक तरह से बड़ी छलांग लगाने के लिए दौड़ा है और वो नजर आया है हमें। मतलब एक कह सकते हैं कंसिस्टेंसी जो रही है रनअप की, वो चांदी में ज्यादा रही है। गोल्ड में भी बढ़िया रनअप दिखाया, लेकिन गोल्ड में थोड़ा अप्स एंड डाउन, थोड़ा ऑन एंड ऑफ ये वाला माहौल चल रहा था। अगर जब हम बात कर रहे हैं आउट परफॉर्मेंस की, तो सिल्वर को ही सबसे पहले ले आते हैं। अब चांदी में तूफानी रफ्तार जो है, ये जो जबरदस्त रफ्तार है, इसके कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, एक अहम पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने लाते हैं। 2026 में लगातार छठा साल सिल्वर मार्केट में डेफिसिट की आशंका है। हम आउटलुक की बात कर रहे हैं। चीन में चांदी की एक्सपोर्ट पाबंदियों से भी सप्लाई पर असर आ सकता है। चीन में चांदी नेशनल प्लान में शामिल है। बहुत सारा दायरा हमने पिछले भी चर्चाओं में बताया कि किस तरह से अब सिल्वर का जो दायरा है, ये डिमांड जो है वो किस तरह से बढ़ रही है। यूएस में क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में है चांदी और यूएस की कमजोर जॉब रिपोर्ट से भी सपोर्ट मिलता रहा है। वो जब जब भी इस तरह के आंकड़े आते हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है, तो आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा था कि पिछली चर्चाओं में हमने क्या कहा था, न्यूक्लियर प्लांट और सोलर प्लांट, ये जो एक जो उभरते हुए विकल्प बन रहे हैं, यहां पर सिल्वर के इस्तेमाल ने इसको एक अलग ही तरह से प्रीशियस बना दिया है। एक अलग ही दौर जो है वो चांदी का इस वक्त देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में आप देखेंगे खासतौर पे चांदी में, चांदी की जो पूरा रनअप रहा है, जरा वो ग्राफ लेकर आइए। जो चांदी की ऐतिहासिक उड़ान रही है 2024 से 2025 की, उसे समझना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, अगस्त 2024 में 80,000 के लेवल पे चांदी थी, जो अब 2,24,000 का रिकॉर्ड बना चुकी है। 80,000 और शूटअप होते होते आप देखिए 2,24,000। मतलब ये ग्राफ जो है अपने आप में किसी भी सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए काफी है। तो सिल्वर की हमने बात की। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी ऐतिहासिक रैली रही है। 68,000 से लेके और 1,38,500 का ये जो स्तर है, ये गोल्ड ने बहुत ही बखूबी तय किया है और बड़े कम समय में तय किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पहलू है। तो चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के तमाम डेटा हमने आपके सामने रखे। अजय जी तो हैं ही हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से ऑनिंदे बैनर्जी जुड़ रहे हैं। ऑनिंदे,
थैंक यू सो मच इस स्पेशल शो के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से अनुज चौधरी भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा अच्छा लगता है आपको इस तरह के पैनल में रखते हुए। तो अजय जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। जो बात मैंने कही कि ठीक है, रैलियां तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन इस रैली का जो टाइम स्पैन रहा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इतने कम समय में आमतौर पर इस तरह का रनअप जब नजर आता है तो अपने आप ऑप्टिमिज्म भी बढ़ जाता है। अपने आप इस वजह से भी थोड़ा सा लोग उत्साहित होते हैं कि साहब अब तो दुनिया का दायरा और बढ़ रहा है, न जाने कौन कौन से और विकल्प खुलेंगे, कहाँ जहाँ पर चांदी का इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले सिल्वर की ही बात करते हैं, और किस तरह की रणनीति जो रही है वो खासतौर पे 2025 में लोगों को मालामाल बनाती रही है, और 2026 में आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, अगर हम चांदी या सोने दोनों की बात करें तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रहा वो चांदी रही है। पिछले एक साल में अब तक अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो करीबन अगर मैं आज के हाई के हिसाब से पकड़ूं तो करीबन 156% के आसपास की तेजी हमने देखी है। हालांकि रुपए की गिरावट ने और ज्यादा एड ऑन कर दिया डोमेस्टिक मार्केट पे। जनरली हम देखते हैं कमोडिटी खास करके सोना चांदी जाना जाती है कि 15-20% में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, चांदी का इतिहास रहा है, चाहे 1980 की बात करें, 2011 की बात करें, कि रैली होती है तो बड़ी रैली भी होती है क्योंकि चंचलता रहती है। पिछले 5 साल में हमने देखा जैसे इंडस्ट्रियल यूज पिछले 10, 15, 20 सालों में कभी नहीं थी। तो इस बार हमने देखा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ईवी, सोलर, डेटा सेंटर, ये सब के चलते चांदी में एक तरह से फिजिकल डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई। साथ में हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में जब ठहराव था तो लोगों ने अदर ऑप्शन ढूंढे जहां पे सोना चांदी दिखाई दिया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब था तो सोने के साथ साथ चांदी भी चल पड़ी। ईटीएफ ने और ज्यादा एड ऑन किया रैली को, और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ढंग से टैरिफ टेंशन बढ़ाना स्टार्ट किया और जनवरी में क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को ऐड किया, उसके बाद तो हमने देखा चांदी के जैसे पर निकल आए। क्योंकि मैं भी ठीक है, मैं पिछले 2-3 साल से में चांदी में हमेशा तेजी में रहा। इनफैक्ट मुझे याद है विष्णु मोहन जी के साथ मैं लास्ट ईयर जब शो कर रहा था तब हम लोग बात कर रहे थे कि क्या 1.25 लाख हो सकती है चांदी। तो आज 1.25 लाख छोड़ दीजिए, हम 2.25 लाख पे बैठे हुए हैं। तो ये 1 लाख के ऊपर की जो तेजी है, ये किसी के भी समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी एक साथ तेजी क्या आई। ये मुझे लगता है मास पार्टिसिपेशन की वजह से आई है। हालांकि देखिए 2026 के भी आउटलुक में हमें लगता है कि जो फैक्टर्स अब तक हमने देखे वो कैरी ऑन होंगे, बट कहीं ना कहीं इसमें रिस्क एड ऑन भी हो जाता है। बट अब तक सब चीज सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है यस, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही अगले साल भी एक मोमेंटम रहेगा। जैसे मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बहुत बार डिस्कस भी करता हूँ, जो अभी 62-63 के करीब है। ये दर्शाता है कि यस, चांदी जो है अभी भी सोने के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ है पर अभी भी स्कोप काफी है। तो ओवरऑल प्रशांत, मुझे लगता है यस, 2025 और 2026 दोनों ही ऐसे साल रहेंगे, बट 2026 में वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी सोने चांदी में, जो अभी 25 में देखी है हमने। बिल्कुल। तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजरिया ही, और जैसा साफ तौर पर अजय जी ने बताया कि चांदी का जो इस्तेमाल है वो अब उसका जो पूरा एक कह सकते हैं पूरा डायमेंशन वो चेंज हो रहा है। मतलब नए नए विकल्प उभर रहे हैं और उसने कहीं ना कहीं उसको एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। और जाहिर सी बात है कि ट्रेंड भी रहा है। अजय जी ने बहुत ही बखूबी बताया कि चांदी जब चलती है तो ज़बरदस्त चलती है। मतलब ये इतिहास रहा है, और डेटा भी इसको सपोर्ट करते हुए नज़र साफ तौर पर आ रहे हैं। अनिंदय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सिल्वर की अगर हम बात करें, 5 साल में लगभग 229% का रिटर्न साफ तौर पर देखने को मिला। बात करें 4 साल में तो लगभग 257% भागी चांदी। मतलब ये जो आंकड़े हैं, और ये जो पूरा मतलब अगर हम इस साल अब तक बात करें तो 150% से ज़्यादा का जो है वो दायरा तोड़ चुकी है। ये आंकड़े वाकई अपने आप में ये एक चीज़ तो दर्शाते हैं कि ठीक है, इस ट्रेंड की सवारी तो करनी ही चाहिए। लेकिन इस ट्रेंड में जब बहुत ऊपरी स्तर जब कोई मेटल छू लेता है तो होता है कि थोड़ा सा संभलना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जो लोग पहले से मुनाफे में बैठे हैं उन्हें उन्हें मुनाफा बांधना आना भी चाहिए। एकदम। इनफैक्ट जो अजय जी ने बोला, मैं उससे एकदम सहमत हूं कि 2026 में अप ट्रेंड के साथ वॉलेटिलिटी काफी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि मार्केट बेसिकली लास्ट 2 साल में और स्पेशली लास्ट 1 साल में
सिल्वर को एक डिस्कवरी फेज के थ्रू, मतलब इसको हम लोग एक डिस्कवरी फेज मान सकते हैं कि जहां पे सिल्वर का यूज और उसका एक पोटेंशियल प्राइस राइज अभी लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक इनफैक्ट इन आवर ओपिनियन अभी तक मार्केट हैज नॉट फुली डिस्कवर्ड इट, क्योंकि उसका जो कंपेलिंग केस है, एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड जो करीब 60 to 65% का है, जो टोटल डिमांड है, मार्केट लास्ट 5 साल से शॉर्टेज में है। और ये जो एशियन बायर्स है, इंडिया, रशिया, चाइना, वेस्ट एशिया से भी कंटिन्यूअस जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, दे आर होल्डिंग सिल्वर, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल है। और जो ग्लोबल एक बैकड्रॉप बना हुआ है, मतलब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ न्यू इकोनॉमी, जहां पे ईवीज है, जहां पे एआई है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्लस आपका जो फोटोवोल्टिक सेक्टर है, सब जगह सिल्वर का यूज इज क्रिटिकल। मतलब उसका इमीडिएट रिप्लेसमेंट विदाउट हैविंग अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। तो उसके साथ आपका डी डॉलराइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन, तो वहां पे क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक डॉलर वाज द इंपॉर्टेंट रिजर्व करेंसी, तब तक अगर एक कंट्री या एक इंडस्ट्री के पास डॉलर का एक्सेस है, तो उसके पास सब चीज का एक्सेस है इन द वर्ल्ड। तो सब पूरा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम था, इट वाज जस्ट इन टाइम। अभी आपके पास डॉलर हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास क्रिटिकल चीजों का आपको एक्सेस मिलेगा। तो यही है डी डॉलराइजेशन का फेस। वहां पे डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, एवरी कंट्री इज वांटिंग टू होल्ड क्रिटिकल मिनरल्स, एक इन्वेंटरी बना रहे अपना अपना एक्सपोर्ट्स पे कंट्रोल ला रहे हैं। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें सिल्वर भी है। तो ये जो एक बैकड्रॉप बना हुआ है, ये 2026 में और एग्रीवेट होने वाला है। तो वो सिचुएशन में हो सकता है सिल्वर में जो जंप है वो और हो, तो $100 का भी जो लेवल है इन डॉलर टर्म्स, वो भी एक्सीड हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट का भी जो करंट स्ट्रक्चर है, वहां पे एशियन जो बायर्स है उनका काफी अग्रेसिव बाइंग चल रहा है। जस्ट लुक एट द स्प्रेड बिटवीन शांघाई एंड कॉमेक्स, $5-6 का स्प्रेड है ऑन सिल्वर, जो 1 से $2 के बीच रहता है। मतलब वो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि मैं प्रीमियम दे रहा हूं, तुम फिजिकल मेटल मुझे सप्लाई करो। और वेस्ट के पास फिजिकल मेटल उतना है नहीं, और उसको भी अपना होल्ड करना है। तो ये सिचुएशन में ये मेटल जो 2022 में निकल के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है ओवर अ लॉन्गर स्पैन। तो $100 प्लस का भी लेवल ये मेटल क्रॉस कर सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। और गोल्ड इज अ स्टेडी प्राइस राइज, तो गोल्ड में स्टेडी इंक्रीज होता रहेगा, बट सिल्वर कैन बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जी, तो चलिए अपनी कॉल्स भी बता दीजिए, अब आउटलुक क्या कहता है आपका? सिल्वर में फिलहाल के लिए अभी 2,23,000 के आसपास है। तो छोटा सा डिप 2,20,000 के आसपास इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस आप 2,14,000 के नीचे रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हाई रिस्क कैपिटल रखना पड़ेगा। अपसाइड में 2,34,000 या 2,35,000 तक भी ये जा सकता है। तो अनिंदे जी की राय में सिल्वर 2,20,000 के आसपास खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 2,14,000 का और टारगेट 2,32,000 2,34,000 तक के आपको यहाँ पर बना के चलने हैं। गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1,37,000 के स्तर के आसपास आपको खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉस 1,34,000 का, टारगेट 1,43,000 1,44,000। अनुज जी, आप बताइए, आपका नजरिया क्या कहता है? 2026 गोल्ड या सिल्वर कहाँ रखें दाम? जी नमस्ते प्रशांत जी और सभी को पैनलिस्ट को भी। सबसे पहले हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक शानदार इस बार 2025 में आपको रिटर्न्स मिले हैं। 80% गोल्ड के अंदर, ऑलमोस्ट करीबन 150 से 155% सिल्वर के अंदर में मिली है। एंड हमें लग रहा है कि ये 2026 में भी जाके एक्सटेंड ही होने वाली है। सिल्वर के अंदर खासतौर से देखेंगे तो जो डेफिसिट है वो इंटैक्ट रहने वाला है। एंड अभी जो हम देखते हैं कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है
लोगों को लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर में चाल अभी बाकी है, तो एक फोमो जो फैक्टर है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो फोमो फैक्टर की वजह से भी हम देखते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन व्हिच इज कमिंग थ्रू ईटीएफ, तो ईटीएफ के अंदर में जब बाइंग आ रही है तो ईटीएफ भी जो है जो फिजिकल सिल्वर है उनको भी वहां से एक डिमांड अच्छे तौर पे आनी चाहिए। तो जो फैक्टर्स जो अजय जी और अनिंदर जी ने बोला है, उनको ऐड ऑन करते हुए जो सिल्वर का ईटीएफ डिमांड है वो भी एक ऐड ऑन करता रहेगा। हमें लग रहा है कि आगे जाके चांदी के अंदर में एक अच्छी तेजी है। अगर एक $72 का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर में अगर एक डिसाइसिव क्लोज करता है तो एक मीडियम टर्म में 85 से $95 तक देखा जा सकता है सिल्वर मीडियम टर्म अगले 3 से 6 महीने के अंदर दायरे के अंदर में। नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट $60 के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बरकरार रहेगी। एक $4,500 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर में $5,000 तक जा सकते हैं। नीचे में आपका सपोर्ट रहेगा $3,800 के आसपास के अंदर में। अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो सिल्वर जो है वो अभी काफी हाई लेवल्स के ऊपर में है। अब अभी सांता क्लॉज रैली है, लेकिन अभी मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़े बहुत क्लोज रहेंगे। जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से थोड़े एब्सेंट रहेंगे, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है बिकॉज आपका जो ब्रेथ है वो थोड़ा वीक रहेगा। तो अगर एक डिप आती है नीचे में 2,12,000 के आसपास में, तो यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,95,000 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2,33,000 से 2.5 लाख का टारगेट रहेगा। ये रहेंगे कम से कम नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर में। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो ये भी अगर डिप्स पे है तो बाय करके चलना चाहिए। प्राइसेस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस पे है, तो कभी इसके अंदर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 1,35,000 के आसपास पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,28,000 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे 1,47,000 से 1.5 लाख का। चलिए, तो अनुज जी की राय में आपको जो सिल्वर है वो 2,20,000 के स्तर पे आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 2,14,000 का, टारगेट 2,32,000, 2,34,000 तक के नजर आ सकते हैं। गोल्ड पे भी उन्होंने अपनी राय दी। यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बाकी बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटीज, इन सब की चर्चा करेंगे और गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे अजय जी से। बने रहिए हमारे साथ। इसका किंग कौन सी कमोडिटी जो है वो किंग बनेगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनर्जी पॉकेट की। और क्रूड ऑयल में देखें, अगर हम रिटर्न का गणित तो देखेंगे कि क्रूड ऑयल ने नेगेटिव रिटर्न दिया 2025 में -15% का। नेचुरल गैस वहीं कमोबेश इसी फ्रंट पे पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया, 16% का पॉजिटिव रिटर्न है। एनर्जी पॉकेट को केडिया जी एक बार आपसे समझना चाहेंगे, और इसके साथ ही चूंकि समय कम है तो क्रूड और नेचुरल गैस पर अपनी कॉल्स भी हो तो दे देंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, मुझे लगता है देखिए पूरे एनर्जी पैक 2025 के अंदर ओवर सप्लाई में रहा। हालांकि नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा रशिया यूक्रेन के कंसर्न्स की वजह से जंप जरूर आए थे, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्राइजेस। मुझे लगता है अगला साल भी जो रहेगा, फर्स्ट हाफ जो रहेगा कच्चे तेल में दबाव रहेगा, क्योंकि सप्लाई अभी भी अच्छी है। यूएस के प्रोडक्शन बढ़ रही, रशिया से सैंक्शंस की कमी आती है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ब्रांड डोंट एक्सपेक्ट कि ये $50 $40 आ जाएगा। नीचे में मुझे लगता है $54-55 का सपोर्ट रहेगा। हालांकि बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ भी ट्वीट या जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे आता है तो $70 मैक्सिमम। तो एमसीएक्स पे मुझे लगता है प्राइजेस 47-50 तक का लेवल दिखा सकता है फर्स्ट हाफ के अंदर कच्चा तेल। वही नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर स्टोरेज 69% के करीब है, विंटर्स ठीक ठाक है, बट हीटिंग डिमांड थोड़ी कम है। तो यहाँ पे भी नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि नीचे में वापस हम 250 तक के लेवल देख पाएंगे। तो पूरे एनर्जी पैक के अंदर दबाव रहेगा 2026 के अंदर। एनर्जी पॉकेट में जो है वो प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, और इसलिए क्रूड में जो है बिकवाली की राय अजय जी की सामने आ रही है। यहाँ पर लक्ष्य जो है 4,750 का उन्होंने दिया हुआ है। और इंदय, आप बताइए फटाफट से, आपकी अगर कोई कॉल हो क्रूड और नेचुरल गैस पे। क्रूड में 1-2 दिन में मतलब शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये 53-50 तक आए, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस बिलो 50 to 30। तो यहाँ पर जो है वॉन इंदय भी अपनी रणनीति देते हुए। अनुज जी, आप बताइए आपकी रणनीति क्या होगी क्रूड और नेचुरल गैस पे। क्रूड ऑयल के अंदर में ओवरऑल अभी हमने देखा कि
3-4 दिन से एक ट्रेंड थोड़ा ऊपर में आया है। नीचे में बाय ऑन डिप्स बना के चलना चाहिए। नीचे में 5275-80 के आसपास में आए तो बाय करके चल सकते हैं। 5240 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 5350 के टारगेट रहेंगे। नेशनल गैस हम देखेंगे तो 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में 395 के आसपास पे बाय करके चलना चाहिए। 380 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 420 से 425 के टारगेट रह सकते हैं। ये है राय मिलती हुई आपको नेचुरल गैस पे। अब एक बार बेस मेटल्स को अपने रडार में लाते हैं। 2025 में अगर हम बेस मेटल में रिटर्न का पूरा खाका आपके सामने रखें तो कॉपर ने 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। जिंक की बात करें तो 10% का पॉजिटिव रिटर्न रहा। लेड एक दायरे में ही लगातार रहा, 3% का पॉजिटिव रिटर्न, और एल्यूमिनियम ने 19% का पॉजिटिव रिटर्न यहां पर दिया। अगर 2026 की बात करें अजय जी, तो हमें बताइए कि ये पूरा जो मेटल सेगमेंट है इसे किस तरह से प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, कमोडिटी सुपर साइकिल में कभी भी आप देखेंगे जो थर्ड रैली चलती है वो कंजम्पशन की रहती है, जहां पे हम इंडस्ट्रियल मेटल और एग्री में तेजी स्टार्ट होते हुए देख पा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन नॉर्मल है, तो आई थिंक पूरे बेस मेटल में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, खाली कॉपर पे नजर रखिए। अब तक 40% की तेजी देखी है, बट मुझे लगता है कि 2026 के अंदर ये रैली और बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंजर्वेटिवली भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस हायर साइड पे मुझे लगता है कि करीबन M6 में 1300, इंटरनेशनल में हम $13,800 तक का भी लेवल देख पाएंगे, जो LME पे इस वक्त $12,000 चल रहा है। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर टॉपिक रहेगी। अरिंदे और अनुज से भी जान लेते हैं 2026 में वो बेस मेटल्स को कैसे देखते हैं। 2026 आउटलुक का क्या नजर आता है अरिंदे आपको, खासतौर पे बेस मेटल्स में? पहला बेट रहेगा ऑन कॉपर, क्योंकि कॉपर अभी जो 1164 के आसपास है, 1300 1350 तक भी इवेंचुअली ये जा सकता है, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट का स्टोरी है। तो कॉपर विल बी पिक नंबर 1। पिक नंबर 2 रहेगा एल्यूमिनियम, जो 287 के आसपास अभी है। हो सकता है इवेंचुअली ये 330 325 तक भी अपसाइड में जा सकता है। जिंक विल बी लेस फेवर्ड, बट एक अप ट्रेंड रहेगा। बट अभी 306 के आसपास है, तो 320 325 तक जाने का गुंजाइश है। चलिए अनुज जी, आपके अंदाजे में बताइए, अनुमान क्या कहता है आपका 2026 में बेस मेटल्स को लेके? जी, मेरा टॉपिक इसमें रहेगा कॉपर के अंदर में अभी 1180 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 1250 से 1285 लेवल्स तक दिख रहे हैं। नीचे में 1105 1110 का लेवल्स नीचे में रहेंगे, इसके अंदर में सपोर्ट लेवल्स। अगर जिंक की बात करेंगे तो 307 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मीडियम टर्म तक देखेंगे तो 340 से 350 के लेवल्स देखे जा सकते हैं और नीचे में 280 का सपोर्ट रहेगा। चलिए, तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की बेस मेटल्स में आपको 2026 की आउटलुक भी जानने को मिल गई। अब फोकस करते हैं एग्री पर। एग्री मार्केट में सबसे ज़बरदस्त 2025 में रिटर्न दिया धनिया, 30% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। हल्दी की बात करें 12% का, कॉटन सीड केक का 14%, ग्वार सीड 6%, कैस्टर ऑयल की बात करें तो 6% का, और जीरा हालांकि नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया। अजय जी बताइए, एग्री कमोडिटीज पर 2026 के लिहाज से आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, जो पहली स्लाइड में आपने 4 कमोडिटी के नाम लिए थे, मुझे लगता है ये 4 कमोडिटी ही अगले साल टॉप पिक में रहेंगे। सबसे पहले धनिया, जिसकी बैलेंस शीट काफी टाइट है, सोइंग डिले है और कहीं ना कहीं यील्ड में भी फॉल रहेगा, जिसके चलते मुझे लगता है अभी थोड़ी बहुत गिरावट मिल जाए, लेने के लिए अच्छा मौका रहेगा। 13,500 का टारगेट मुझे धनिया दिखाई देता है। वहीं दूसरी कमोडिटी रहेगी कॉटन सीड ऑयल केक। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर पिछले ये साल हमने देखा प्राइजेस करीबन 3400 तक का लेवल दिखाया, फिर गिरावट दिखाया, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग है। SMP स्किम मिल्क पाउडर के भाव बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका भी इंपैक्ट कॉटन सीड ऑयल केक पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे एक अच्छी तेजी दिख रही है, जो 3,900 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टारगेट है। कंजर्वेटिवली आप देखोगे तो पिछला हाई जो था 36 37 वहां तक मिल जाएगा, बट कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे अच्छा एक मोमेंटम दिख रहा है। थर्ड आ जाता है गवार सीड। गवार सीड काफी समय के बाद मोमेंटम लौटा है और हमने देखा 5600 का लेवल छूने के बाद थोड़ा पुलबैक भी दिखाया है, बट फंडामेंटल बहुत मजबूत है, एक्सपोर्ट अच्छे हैं, एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, स्विंग के नंबर्स भी ज्यादा अच्छे नहीं है, कैरी और स्टॉक में भी कमी है। इमीडिएट का हम बोले 6100, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है 6500 तक के भी लेवल हम गवार सीड में मिल जाएगा। वहीं हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है, डिस्पाइट इस बार
25 से 30% के स्विंग का रकबा बढ़ा जरूर है, बट यील्ड में जो बरसात की वजह से खराबी आई है, इसकी वजह से भाव में जबरदस्त तेजी। बट एग्री के अंदर क्रेडिट रिस्क होने की वजह से अब तक कोई बड़ा उछाल अभी भी आया नहीं है। करंटली प्राइजेस करीबन 16,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट मुझे लगता है जो पिछला हाई 20,465 का था, ये टूटता हुआ दिखाई देगा। जो 22,500 तक का भी लेवल दिखाएगा। हल्दी की भी बैलेंस शीट काफी टाइट है, तो ये 4 कमोडिटी मुझे लगता है 2026 के अंदर अपने रंग दिखाते हुए दिखाई देगी। चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही और मेरे ख्याल से तमाम काम के टारगेट्स भी हमारे दर्शकों को मिल गए। उद्देश्य यही था कि हम आउटलुक दर्शकों के सामने रखें और उनको बेहतर रणनीति बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जी। इसके साथ ही ऑन इन देयर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग इनसाइट्स। और इसके साथ ही अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम रणनीति के लिए, स्ट्रेटजी के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।